लोकसभा, विधानसभा, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय सचिव, सब लोगों से हमेशा पत्र भेज भेज के आग्रह कर रहा हूँ कि आप ऐसा नहीं करोगे तो इस आत्मग्लानि से कभी भी आत्मदाह हो सकता है। जय हिंद मित्रों, आज हम सोनभद्र मुख्यालय रावटसंग में आए हुए हैं और श्रद्धेय ज्ञानेश्वर श्रीवास्तव जी से हम बात करने जा रहे हैं। श्रीवास्तव जी, आप हमको बताइए कि आप काफ़ी अरसे से आंदोलन करते रहे, जिसमें भूख हड़ताल आपकी प्रमुख रूप से रही है और आगामी दिनों में फिर आपकी कुछ इसी तरह की योजना है। तो पिछले आंदोलनों की चर्चा करते हुए आगे की जो भी कार्य योजना है उसके बारे में हमको विस्तार से बताएं। आदरणीय श्रीवास्तव जी। इसके छात्र जीवन से मैं धरना प्रारंभ किया राजा सारदा सेंट्रल कॉलेज में बर्बर लाठी चार्ज के विरोध में 1979 में मैंने भूख हड़ताल प्रारंभ किया। 81 में छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ। उसके बाद जिला बनने के लिए 1984 में पुनः 1984 में 7 दिन, 1987 में 14 दिन भूख हड़ताल किया। स्वास्थ्य मंत्री पंडित गोविंद त्रिपाठी द्वारा भूख हड़ताल स्थगित किया गया और जिला बनने का घोषणा हुई। 89 में जिला घोषित हुआ। 1990 में पंडित नारायण दत्त तिवारी मेरे आवाज़ पे आए और उन्होंने कहा कि बेटे, जनहित में संघर्षरत किए हो, हमेशा संघर्षरत रहना। 1991 में चुग सीमेंट फैक्ट्री की विक्रय हुई। वहाँ लाठी चार्ज में 9 कर्मचारी और मासूम छात्र राजेश नाम का विकसित बालक की हत्या हुई, तो मैंने वहाँ भूख हड़ताल किया। उसके बाद अनुभव चुप रहा। 2007 में जिला चिकित्सालय को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित किला रोड रोड़ी ले जाने एवं महिला महाविद्यालय को अन्य ले जाने के कुछ प्रयास के विरोध में मैंने 24 अगस्त से 30 अगस्त भूख हड़ताल किया। ये घोषणा हुआ कि हाँ, जिला मुख्यालय पे बनेगा आपका चिकित्सालय, 24 घंटा चलेगा, लेकिन वो नहीं चला। फिर 21 सितंबर से 23 सितंबर तक भूख हड़ताल किया। महिला महाविद्यालय का शुभारंभ हो गया। उसके बाद अनवरत मैं भूख हड़ताल धरना करता रहा। जो है 16 जनवरी से 17 मार्च 2008 में भूख हड़ताल के विरोध में प्राणघातक हमला किया गया। मस्तिष्क रोगी होने के बावजूद भी मैंने 1910 में 30 मार्च को भूख हड़ताल किया। वर्तमान जिलाधिकारी ने मेरा मान्यता रोका, फिर भी मैंने भूख हड़ताल किया। 1910 में 2010 में जब हमने भूख हड़ताल किया 24 अगस्त से 26 अगस्त को, माननीय 27 अगस्त को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप जिलाधिकारी के प्रतिनिधि, जिलाधिकारी के प्रतिनिधि, उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी उपस्थित हुए। उन्होंने लिखित आदेश दिया कि यहाँ 24 घंटे चिकित्सालय चलेगा, डॉक्टर रहेगा, फार्मासिस्ट रहेगा, अन्य कर्मचारी यहाँ रहेंगे। लेकिन यह कार्य नहीं हुआ। केवल 8 बजे से 2 बजे तक चिकित्सालय खुला। पुनः मैंने क्या ब्लड बैंक का किया तो वो सब भी खुल गया, हर चीज़। यहाँ बालिका इंटर कॉलेज, महिला महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, वाराणसी ट्रेन, कई तथा मैं 16 जनवरी को जब भूख हड़ताल करने की बात किया था कि दिल्ली में रामलीला मैदान में 16 जनवरी को भूख हड़ताल करूँगा। सितंबर में पत्र भेजा था माननीय प्रधानमंत्री जी को। यह यहाँ रावण में प्रधान डाकघर की घोषणा हो गई, तो मैं दिल्ली नहीं गया। अब उनसे मैं कहा कि आपने लिखित आदेश दिया है तो यहाँ पे चिकित्सालय 24 घंटे निश्चित रूप से चले। इसकी घोषणा के लिए मैंने माननीय विधायकगणों से, लोकसभा, विधानसभा, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय सचिव, सब लोगों से हमेशा पत्र भेज भेज के आग्रह कर रहा हूँ कि आप ऐसा नहीं करोगे तो इस आत्मग्लानि से कभी भी आत्मदाह हो सकता है। काफ़ी गंभीर आप बात कर रहे हैं आत्मदाह की। हम बता दूं अपने दर्शकों को कि आमतौर पर इंटर कॉलेजों में छात्र संघ नहीं होता। सोनभद्र मुख्यालय पर उस समय जिला मिर्जापुर हुआ करता था, मुझे जो ध्यान है। राजा शारदा महेश इंटरमीडिएट कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव हुआ। वह सत्र कौन सा था, सन कौन सा था? 1981 में। प्रिय दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि राजा शारदा महेश इंटर कॉलेज, फिर से दोहरा दूं, इंटर कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव हुआ था और 1981 में आप आदरणीय श्री ज्ञानेश्वर श्रीवास्तव जी वहाँ की छात्र संघ अध्यक्ष बने।
और 4 मार्च 1989 को सोनभद्र जिला मनाया जाता है और प्रदेश के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री एन डी तिवारी जी उसकी घोषणा करते हैं। और एक प्रमुख बात और, आपके आंदोलन से प्रधान डाकघर जो मिर्जापुर में था जिला बनने के बाद, वह सोनभद्र में आया। यह कब आया? इसी तो बस सर अभी 2022 में। हाँ 2022 या 23 में 23 में। आप समझ सकते हैं कि 4 मार्च 1989 को जिला बना, लेकिन सोनभद्र जिले का जो प्रधान डाकघर था वह मिर्जापुर से ही संचालित होता रहा। इतना ज़्यादा समय लग गया केवल उस डाकघर को यहाँ आने में, इसमें आपका विशेष योगदान था। और अभी आपने सुना कि आपने कहा कि हम आत्मदाह करेंगे, तो हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अब जो अवस्था है उसके हिसाब से न तो आप आत्मदाह करें, न तो आप भूख हड़ताल करें, क्योंकि आपका जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है नई युवा पीढ़ी के लिए। फिर भी मुझे लगता है कि सोनभद्र की जो बहुत जटिल समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के आप लगातार संघर्ष करते रहें। और आपके प्रयास से महिला महाविद्यालय या जिला अस्पताल की व्यवस्था या अन्य बहुत सारी चीज़ें, चाहे आपके इंजीनियरिंग कॉलेज हो या पॉलिटेक्निक कॉलेज हो या फिर अन्य कॉलेजों की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कर कार्य हुए और आप लगातार जनहित में आंदोलन करते रहे। हाँ, इसके एवज में आपको प्रशासन के द्वारा को भाजन भी झेलना पड़ा और उसको लेकर के तो आत्मदाह जो आप करने की बात कर रहे हैं, तो इसकी सूचना आपने शासन प्रशासन को दिया होगा? हमने हमेशा ईमेल से जी। पत्र भेजता रहा हूँ। जी जी और मैंने जब मेरी मान्यता 20 वर्ष की मान्यता प्राप्त पत्रकारिता रोका गया, जी जी तब भी मैंने उस समय जिलाधिकारी से कहा था कि कार्ड मैं आपको नहीं दूंगा जी जी और मैं आपसे आग्रह नहीं करूंगा, जी। लेकिन 30 मार्च 2010 को भूख हड़ताल जरूर करूंगा। उन्होंने कहा तो रुक जाएगा। हमने कहा ये देने से मुझे खनन विभाग से रुपया लेना नहीं है, किसी विभाग से रुपया लेना नहीं है। आप सोच रहे हो कि मैं मान जाऊँ, मैं उनसे रुका नहीं। अंततः मैं पत्रकारिता में दोस्ती गई, फिर भी मैं रुका नहीं। मैं उनको लिखता रहा कि मैं जनहित संघर्ष में कभी रुकूंगा नहीं, कभी झुकूंगा नहीं। हम देश के दर्शकों को बता दूं कि खनन प्रायः प्रत्येक जगह खनन विभाग बदनाम होता है। सोनभद्र जिला का और भी बदनाम है। जो आप पैसा की बात कर रहे हैं प्रेस वालों को, तो एक वीआईपी शुल्क के नाम से लिया जाता था, जिसमें नेताओं की, अधिकांश नेताओं की हिस्सेदारी होती थी, अधिकांश पत्रकारों की हिस्सेदारी होती थी। वहाँ ऐसी कुछ लिस्ट लोग बताते थे, बनाई गई थी, जिसके कारण से यह जिला काफ़ी कुछ बदनाम हुआ और खनन के नाम पर बहुत कुछ अवैध खनन हुआ। इसको लेकर के आप लगातार विरोध करते रहे। स्वाभाविक है कि जब शासन प्रशासन के लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे और उनके खिलाफ जब आंदोलन होगा, तो स्वाभाविक है कि पत्रकार ईमानदारी से कार्य कर रहा है, उसके कार्य में शासन प्रशासन के जो भ्रष्ट लोग हैं, वे अनैतिक कार्य कर रहे हैं, उनमें बाधा आएगी। तो जो आपकी मान्यता थी, जनपद स्तर पर जो मान्यता मिलती है, उस पर रोक लगा दी गई और विविध प्रकार की बाधाएं खड़ी की गई। तो आत्मदाह की जो आप बात कर रहे हैं, क्या उसके लिए आपने कोई तारीख या स्थान भी अभी डिसाइड किया है, अभी नहीं किया है? बार बार लिखित आश्वासन माननीय विधायकगणों को, जी जी माननीय मुख्यमंत्री जी को, जी जी माननीय प्रधानमंत्री जी को, जी जी इस पर भी विश्वास था कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी जनहितकारी मुख्यमंत्री हैं और इनसे समस्याओं का समाधान होगा। जी। लेकिन दुख इस बात का है कि जनप्रतिनिधि या अधिकारी जो लिख के हमको दिया है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेज दिया है, वो 2010 में जो मुझे मिला है, तो सरकार जिला जी सरकार को भेज दिया गया है और जल्द ही अस्पताल खुलेगा, 24 घंटे अस्पताल खुलेगा। 2010 से आज 2023 है, 13 साल बीत गया, फिर भी आज तक ये व्यवस्थाएँ नहीं हुई। मैं 13 वर्षों से लगातार पत्र प्रेषित करता हूँ और ईमेल से पत्र प्रेषित करता हूँ, किसी का कोई जवाब भी नहीं आता, मैं उसका परवाह करता नहीं। पुनः मैं लिखा कि अगर इस तरह, इसकी आत्मग्लानि मुझे है कि यहाँ का जनप्रतिनिधि, चाहे मेरे विधायक हो या सांसद हो, चाहे जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, चाहे नगर पालिका का अध्यक्ष हो या ब्लॉक प्रमुख हो, किसी ने कभी किस तरह का आवाज़ अगर नहीं उठा रहे हैं, इसका मुझे ग्लानि है, दुख है। इस आत्मग्लानि से कभी न कभी मैं कहता हूँ हो तो ना हो, आत्मदाह हो जाए। यहाँ पे हम बता दूं दर्शकों को अपने कि सोनभद्र जो मुख्यालय है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी रहती है नगर की, उसके बीचों बीच, लगभग बीचों बीच ही पहले अस्पताल हुआ करता था, अब भी है।
पर वहाँ की जो सुविधाएं हैं वो नगण्य हैं, उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि श्रीवास्तव जी उसी अस्पताल की बात कर रहे हैं जो नगर के बीचों बीच है, जहाँ लोग रात 24 घंटे कभी भी इमरजेंसी में आसानी से पहुँच सकते हैं। वहाँ अगर सुविधाएं बढ़ा दी जाए तो मुझे लगता है कि महिलाओं को, बच्चों को, अन्य जो गंभीर रूप से बीमार लोग हैं उनको उसकी सुविधा मिल सकती है। यहाँ खुलने से 24 घंटे अस्पताल चलेगा तो यह आदिवासी, वनवासी, गिरवासी जनपद का चौतरफा देख लो आप अगर, तो वह किलर रोड है। सर्वोच्च न्यायालय ने उसको किलर रोड घोषित किया था। उसके बाद भी अस्पताल खुला, उसका मैंने विरोध किया, लेकिन वो अस्पताल खुल गया, मैं उसको रोक नहीं पाया। लेकिन अगर यह पुराना चिकित्सालय जो पंडित गोपल त्रिपाठी मुख्यमंत्री थे उस समय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, इसे जिला अस्पताल बन गया था। मैंने उस समय भी आग्रह किया था कि जिला अस्पताल बहुत लंबे चौड़े जगह है, यहाँ से आप इसको कर दो और इस तरह की व्यवस्था हो जाए। लेकिन लिखित केवल आदेश मिलता रहा और नहीं हुआ। या जो है टेम्पो से आदमी अगर वहाँ जाएगा, वहाँ दलालों की संख्या बनी रहती है। उनको कहा जाता है कि अस्पताल में व्यवस्थाएं पूर्ण नहीं है, इसको आप प्राइवेट अस्पताल जाओ। एम्बुलेंस भी जो होता है वो अभी प्राइवेट अस्पताल ले जाता है और प्राइवेट अस्पताल में दवाएं होती हैं। अब जिनको बच्चे पैदा होना होता है, वो जो लोग होते हैं वो प्राइवेट अस्पताल में जहाँ बच्चे पैदा होते हैं वहाँ व्यय कराते हैं। इसका मुझे दुख है कि यहाँ प्रसूति केंद्र था, इसे खोलने का प्रयास किया गया था कि जिला अस्पताल चला जाए। मैंने भूख हड़ताल किया कि जिला अस्पताल पेज न जाए, तो प्रसूति केंद्र अभी रुका है। लेकिन दुख इस बात का है कि तमाम दलाल यहाँ के भी और जिला अस्पताल के दलाल भी प्राइवेट अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में भेजने का प्रयास करते हैं। इसकी जांच जो हो जाए, अगर मेरे लगाए गए आरोप अगर गलत हो तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, अगर मेरे आरोप सही हो तो उन दोषियों को दंडित करने की महत्वपूर्ण माननीय योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूँगा कि उनको विरुद्ध कार्रवाई करें। सामान्य तौर पर हम बता दूं दर्शकों को कि जो अपना अस्पताल है, जिला अस्पताल, दलालों से घिरा रहता है, जैसा ज्ञानेश्वर जी बता रहे हैं, और ऐसा है भी। और जो जन सामान्य को सुविधा मिलनी चाहिए सुविधाएं नहीं मिलती। अत्यंत पीड़ा इसी बात की है आपको, और हम शासन प्रशासन से अपेक्षा करते हैं कि आपकी बातों को गंभीरता से लें और उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इन सब चीज़ों को छुटकारा दिलाएं। जो आम नागरिक हैं उनकी सुविधाओं को बढ़ाएं और ख्याल रखें। आज भी हमने माननीय विधायक जी लोगों को ईमेल से पत्र भेजा कि विधानसभा में, विधान परिषद में जनहित आवाज़ उठाएं। किन समस्याओं का जनपद, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी जनपद के जो संकट है वह दूर हो, जनहित समस्याओं का समाधान हो। अब देखा यह है कि विधानसभा, विधान परिषद चल रहा है, हमारे माननीय विधायक जी कभी आवाज़ उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते। मैंने अपना उनसे आग्रह आज ही किया हूँ। हम कहते हैं कि व्यवस्था सुधारी जाए। हालांकि अभी सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई हुई है यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की जाए कि कार्रवाई न करना पड़े, बल्कि आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। मैं पुनः आपसे एक आग्रह कर दूं कि कतिपय मेडिकल स्टोर हैं जहां नशीली दवाएं बिकती हैं। जिस तरह से शराब की दुकानों पे भीड़ लगी रहती है, उसी तरह से मासूम बच्चों का जो 8, 10, 12 में पढ़ते हैं। अब तो मैंने 2, 4, 10, 15 दिन पहले अपनी दवा लेने गया था, कुछ मासूम बच्चियों को भी देखा कि मैंने उनको डांटा भी था कि ऐसा क्या हो रहा है। लेकिन मैंने कई बार पत्र लिखा था, सीएमओ को भी ईमेल से पत्र भेजा था, एक बार जांच हुई थी। लेकिन आज भी अभी आप लोग से भी आग्रह करूंगा कि किसी मेडिकल स्टोर पे जाएं आप तो भला दवा मांगें, वो दवा मिलेगा। उस पर नींद आती है, शराब के नशे की तरह से ज़्यादा भीड़ रखती है। इस तरह जाँच क्यों नहीं होता? मासूम बच्चे क्यों शिक्षा दीक्षा से दूर हो जा रहे हैं? कुल मिलाकर की जो प्रतिबंधित दवाएं हैं, बिना डॉक्टर के लिखे मेडिकल स्टोर को नहीं देना चाहिए। ऐसी दवाओं को भी आपूर्ति मेडिकल स्टोर वाले तथाकथित लाभ के चक्कर में वे युवाओं को, किशोरों को बड़े धड़ल्ले से बेच रहे हैं, जो अत्यंत गंभीर बात है। और सबसे दुखद बात यह है कि जो जिम्मेदार लोग हैं इस तरह के कामों को रोकने के लिए, वे उन लोगों को पता है, फिर भी इन सब पर कार्रवाई नहीं हो रही है। आदरणीय श्रीवास्तव जी, आपने मुझसे बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सादर प्रणाम।